नमस्कार। आज हम करने वाले हैं सीटीपी का मॉक टेस्ट दूसरा, जिसमें नए नए क्वेश्चनों को समझेंगे और विस्तार से इसको समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले पेपरों में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है। यानी नीचे जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि शिक्षक अधिगम को सुविधादाता के रूप में काम करता है। यानी कि जो शिक्षक होता है वो बच्चों के लिए सुविधादाता के रूप में काम करता है। ठीक है। दूसरा है, शिक्षक प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं। यानी कि जो शिक्षक होते हैं वो प्रश्नों को उत्तर विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हुआ। तीसरा है, बच्चा अधिगम का केंद्र है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है कि अधिगम बच्चे के अनुभव पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा से कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो भी बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है, लेकिन जो दूसरा इसमें ऑप्शन है वो बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है, वो शिक्षकों से संबंधित है। ठीक है, यानी इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो इस शिक्षक के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है दूसरा, कि शिक्षक प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से पढ़ाते हैं, ये बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित नहीं है। ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था जिसमें बालक अमूर्त सोच विकसित कर लेता है, कौन सी अवस्था कहलाती है। ठीक है, यानी कि जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, उस अवस्था में जो अंतिम अवस्था है जिसमें बच्चे अमूर्त सोच विकसित हो जाता है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा है औपबौद्धिक संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है सुचरित संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अंतिम अवस्था है, जो इसमें बच्चे अमूर्त रूप से सोच पाते हैं, वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें बच्चे अमूर्त रूप से चीजों को सोच पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी बारे में सोचना हुआ, तो बच्चे उसकी कल्पना अपने मन मस्तिष्क में कर पाते हैं और उसका निर्णय निकाल पाते हैं, उसी को हम अमूर्त सोच कहते हैं। ठीक है, चीजों को विस्तार से समझ पाते हैं, चीजों को विस्तार से उसको एनालाइज कर पाते हैं, उसी को हम अमूर्त सोच कहते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे अमूर्त रूप से सोच पाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला तीसरा क्वेश्चन है कि परिपक्वता क्या है। तो इसमें पहला है, यह उन परिवर्तनों का वर्णन करती है जो पर्यावरणीय प्रभाव से अपेक्षाकृत स्वतंत्र होती है। ठीक है, और दूसरा है, यह वृद्धि की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा ना तो पहला और ना ही दूसरा, तीसरा केवल दूसरा सही है, और चौथा पहला और दोनों सही है। ठीक है, तो इसका इसमें जो राइट आंसर होगा वो है पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, यानी कि परिपक्वता क्या है कि यह उन परिवर्तनों का वर्णन करती है जो पर्यावरण के प्रभावों से अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, और ये दूसरा है, यह वृद्धि एवं प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो इसका दोनों जो है विकल्प सही है, यानी कि इसका चौथा राइट आंसर होगा। ठीक, यानी कि चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्वपूर्णता क्या है। ठीक है, इसमें पहला दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अधिगम और कक्षा में भाग लेने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा है, यह सभी छात्रों को सफल होने में मदद करने को बेहतर तरीका है, यानी कि ये सभी छात्रों को सफल होने में मदद करने का बेहतर तरीका है। और तीसरा है, यह संबंध विकसित करने और इस अवसरों को सीमित करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, दूसरा है ऑप्शन है कि पहला और तीसरा सही होगा, और तीसरा है पहला दूसरा सही होगा, और चौथा है कि पहला दूसरा और तीसरा सही होगा। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, कि तीसरा सही होगा कि इसमें पहला और दूसरा इसका
सही उत्तर होगा। और तीसरा जो है, तीसरा गलत होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि यह संबंधित विकास करने के अवसरों को सीमित करता है, यानी कि किसी चीज को लिमिट करता है। तो लिमिट शब्द जो है नेगेटिव शब्द है, तो इस वजह से ये गलत गलत हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, कि पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। ठीक है, एक समवर्ती शिक्षा की आवश्यकता और महत्वपूर्णता क्या है, कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अधिगम और कक्षा में भाग लेने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और दूसरा है, ये सभी छात्रों को सफल होने में मदद करने की एक बेहतर तरीका अपनाता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। और तीसरा, इस सीमित करता है, इस वजह से ये गलत हो गया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं बताया जाता है, लेकिन वर्णित प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ बताया नहीं जाता है, लेकिन वर्णित जो प्रश्न होते हैं उनको ध्यानपूर्वक देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। वे पुस्तकों और आसपास की उपलब्ध सामग्रियों की सहायता से वो पुस्तकों और आसपास की उपलब्ध सामग्री की सहायता ले सकते हैं। और प्रयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी होती है, यानी कि एक कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं बताया जाता है, लेकिन वर्णित प्रश्नों को उत्तर को ध्यानपूर्वक देखने के लिए प्रेरित किया जाता है, कि वे पुस्तक और आसपास की उपलब्ध सामग्री की सहायता ले सकते हैं। ये प्रयोग कौन सी विधि कहलाती है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, पहला है प्रयोगशाला विधि, दूसरा है ह्यूरिस्टिक विधि, तीसरा है समस्या समाधान विधि, और चौथा है प्रयोजन विधि। ठीक है, इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा, कि बच्चों को वर्णित प्रश्नों को उत्तर को ध्यानपूर्वक देखने और प्रेरित किया जाता है, और आसपास की जो उपलब्ध सामग्रियां हैं उससे सहायता लेने के लिए कहा जाता है। तो ये ह्यूरिस्टिक विधि में कहा जाता है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है कि बच्चों को उनके सोचने के लिए एक्टिव किया जाता है, ताकि बच्चे किसी चीज़ पर अच्छी तरीके से सोच पाएँ, अच्छी तरीके से समझ पाएँ, और अपने आप को एक्टिव करके चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पांचवा का राइट आंसर होगा वो दूसरा की ह्यूरिस्टिक विधि के माध्यम से। इसके बाद अगला छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है कि बच्चों में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में किस गतिविधि का उपयोग किया जा सकता है? यानी कि बच्चों की जो सृजनात्मक होती है, यानी बच्चों की सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप किस गतिविधि का उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, तो इसमें पहला है, बच्चों को समान अक्षरों वाले शब्दों को सूचीबद्ध करना और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहना। यानी कि बच्चों को जो शब्द है उनको सूचीबद्ध करना और उनसे वाक्यों को बनाने के लिए कहना। दूसरा है, बच्चों को पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में आने वाले वर्ग पहलू को हल करने के लिए कहना। यानी कि जो बच्चों के घर जो पत्रिकाएं आती हैं, उन पत्रिकाओं में वर्ग पहली दी होती है, उनको हल करने के लिए कहना। छात्रों से एक नए नाम पर पहुंचने के लिए दो नामों को कुछ हिस्से को मिलाने के लिए कहना। यानी कि दो नामों को देकर अलग अलग और उन नामों को मिलाने के लिए कहना। इन चीजों से बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसमें पहला है ऑप्शन है कि पहला दूसरा, दूसरा है कि पहला दूसरा तीसरा, और तीसरा है कि पहला तीसरा सही होगा, और चौथा है कि दूसरा तीसरा होगा। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा, कि बच्चों की सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए आप जो भी गतिविधियां कर सकते हैं वो तीनों गतिविधियां कर सकते हैं। ठीक है, पहला भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं और तीसरा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर होगा दूसरा, यानी कि बच्चों को अक्षरों को शब्दों को सूचीबद्ध करके उनके वाक्यों को बनाने के लिए कह के उनकी सृजनात्मक को बढ़ावा दे सकते हैं। पत्र पत्रिका में जो समाचार पत्र आते हैं, वर्ग पहलू को हल करने के लिए भी कह के उनकी सृजनात्मक को बढ़ावा दे सकते हैं। और तीसरा जो है कि छात्रों को अलग अलग नाम देकर और उनको दो हिस्से में बांटकर उनको मिलाने को कर सकते हैं। तो इससे बच्चे की सृजनात्मक की जो क्षमता होती है इस उनको बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जिससे बच्चे चीजों को अलग अलग तरीके से सोच पाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला सातवां क्वेश्चन है कि जो बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य जो शिक्षा अधिनियम 2009 है, यह निर्धारित करता है कि शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा होनी चाहिए, तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है कि शैक्षिक विषयों तक सीमित होनी चाहिए। तो सीमित शब्द जो है निगेटिव वर्ड है, किसी चीज को उस समय तक रोक देना सीमित कहलाता है। तो इस वजह से ये
गलत साबित हो जाता है। ठीक है। दूसरा है लगातार परीक्षण द्वारा सावधानीपूर्वक निगरानी करके। ठीक है। तीसरा है एक बच्चे को अनुकूल तरीके से गतिविधि के माध्यम से। और तीसरा है अतिरिक्त कोचिंग द्वारा समर्थित। ठीक है। तो 2009 में अतिरिक्त कोचिंग को भी मना किया गया है। ठीक है। और लगातार परीक्षण द्वारा सावधानीपूर्वक निगरानी करके भी मना किया गया है। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, कि एक बच्चे को अनुकूल तरीके से गतिविधि के माध्यम से बच्चे को सिखाया या बताया जा सकता है, RTE 2009 में कहा गया है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आठवां है। आठवां क्वेश्चन है कि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा कपड़े पहनने, खिलौनों से खेलने जैसे कौशल को रोकता है। इस अवस्था में बच्चा किस मनोसामाजिक संकट से गुजरता है? यानी कि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा जो है कपड़े पहनने, खिलौने से खेलने जैसे कौशलों को रोकता है। इस अवस्था में बच्चे किस मनोसामाजिक संकट से गुजर रहा है? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन पहला है आत्मदोष बनाम पहल, दूसरा है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है। तीसरा है उद्योग बनाम हीनता, और चौथा है स्वायत्त बनाम शर्म। ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा कि एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार अगर बच्चा कोई कपड़ा पहनने, खिलौने जैसे चीजों को, कौशल को करने में रोकता है तो उसके अंदर स्वायत्त बनाम शर्म की भावना है, जिसकी वजह से बच्चे उन चीजों को कर रहे हैं। ठीक है। तो एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार चौथा इसका राइट आंसर होगा स्वायत्त बनाम शर्म। ठीक है। इसके बाद हम नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन से संलग्न होने के लिए आमंत्रित करता है? यानी कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए कौन सा ऐसा नीचे ऑप्शन दिया गया है जिससे बच्चे की आलोचनात्मक चिंतन बढ़ती है? ठीक है। तो इसमें पहला है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? ठीक है। दूसरा है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? क्या यह अवधारणा आप सभी के लिए स्पष्ट है? और चौथा है इसे हल करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? ठीक है। तो इसमें जो चौथा दिया गया है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए बच्चों को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रश्नों को हल करने से उनकी बच्चे की आलोचनात्मक चिंतन बढ़ेगी, जिसकी वजह से बच्चे में अच्छी तरीके से अलग अलग प्रकार से समझ विकसित हो पाएगी। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा चौथा सही होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि इसे हल करने का विभिन्न तरीका क्या है। इसमें पूछा जा रहा है कि और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो इस वजह से इसका राइट आंसर चौथा होगा। ठीक है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से सहमत नहीं है? यानी कि कोहलबर्ग जो है उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उनके विचारों को सहमत नहीं करता है? ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि नैतिक मूल्यों के सिद्धांत सार्वभौमिक मूल्यों को दूसरों के अधिकारों और सहयोगों के बारे में नहीं बताता है। ठीक है। तो ये जो है गलत बातें कर रहा है, लेकिन और आगे हम देख लेते हैं कि और आगे क्या क्या कर रहा है और ऑप्शन में। ठीक है। दूसरा है कार्य और निर्णय मुख्य रूप से दूसरे से अनुमोदन प्राप्त करने की दिशा में उन्मुख होती है। ठीक है। तीसरा है नैतिक विकास के चरण विशिष्ट और अनुक्रमित होते हैं। और तीसरा है अंतिम चरण में व्यक्ति विवेक या सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है। तो इसमें से जो ये तीनों विकल्प है, ये तीनों विकल्प चीजों की सहमति करते हैं, लेकिन जो चौथा है कि नैतिक मूल्यों के सिद्धांत सार्वभौमिक मूल्यों दूसरों के अधिकारों और सहयोगों के बारे में नहीं बताते, ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का सहमत नहीं करता है। तो इस तरीके से जो है इसका 10वां का राइट आंसर पहला होगा कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों का सहमत नहीं करता है। ठीक है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा पहला। ठीक है। इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है बच्चों की भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्धि परिवेश आवश्यक है। ठीक है। और उसमें कारण आर दिया गया है कि संवेगों की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है। यानी कि पहले में कहा जा रहा है कि बच्चों की भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर में की जो कक्षाएं में मुद्रित समृद्धि परिवेश की आवश्यकता है। दूसरा है समय की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। इसमें ऑप्शन पहला है ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए सही की व्याख्या करता है। यानी आर ए जो है
की सही व्याख्या करता है। और दूसरा है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। और तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा ए आर दोनों गलत है। ठीक है। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि बच्चों की भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्धि परिवेश आवश्यक है। और दूसरा समय की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दोनों बातें अलग अलग है लेकिन दोनों ही सही है। लेकिन जो है ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो है इसका दूसरा राइट आंसर होगा कि ए आर दोनों सही है, यानी कि ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन जो है आर जो है वो ए से संबंधित नहीं है। वो आर जो है अलग बातें कर रहा है और ए अलग बातें कर रहा है। इस वजह से दोनों सही है लेकिन आर जो है उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। जो पहले में जो आर में है वो अलग बातें कही गई है, ए में अलग बातें कही गई है। तो इस वजह से इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है लेकिन दोनों सही है। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा 11वां का। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, 5 साल का लड़का राहुल समझता है कि अगर एक जार लंबा और पतला है और दूसरा छोटा और चौड़ा है तो इनमें से प्रत्येक जार में समान संख्या में टाफियां भरी जा सकती हैं। पियाजे के अनुसार राहुल ने निम्नलिखित में कौन सा पहलू हासिल किया है। यानी कि जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसके अनुसार जो एक बच्चा है वो 5 साल का लड़का है जिसके अंदर ये समझ विकसित हो गई है कि एक जार जो है लंबा और पतला है और दूसरा जो है छोटा और चौड़ा है। तो इनमें प्रत्येक जार में समान टॉफियां भरी जा सकती है, यानी जो टॉफियां हैं उनमें समान तरीके से भरी जा सकती हैं, उसमें कम बेसी नहीं होगा। उसके अंदर ये चीज विकसित हो गई है। तो जो ये चीजें राहुल के अंदर विकसित हो गई है वो जीन पियाजे के अनुसार क्या कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है सामाजिक अवधारणा यानी सोशल कंसेप्ट। दूसरा है प्रतिवर्ती अवधारणा। तीसरा है कल्पना की अवधारणा। चौथा है संरक्षण की अवधारणा। ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चों में किसी चीज को तुलना करके, जैसे मान लीजिए कि इसमें बताया जा रहा है कि कोई जार है और पतला है लंबा है, लेकिन कोई जार छोटा है लेकिन चौड़ा है, तो उसमें समान प्रकार की टाफियां भरी जा सकती है। तो उसके अंदर जो है संरक्षण की अवधारणा विकसित हो गई, यानी वो बच्चे समझने लगा है कि कोई जार जो है पतला है लंबा है उतना ही उसमें टॉफियां समाएंगी, लेकिन छोटा है और चौड़ा है उतना ही टॉफियां समाएंगी। तो उस चीजें की जो उसके अंदर है संरक्षण की अवधारणा विकसित हो गई है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है चौथा इसका सही उत्तर होगा कि संरक्षण की अवधारणा उसके अंदर विकसित हो गई है। ठीक है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन में महेश अपनी पुस्तक विद्यालय लाना भूल गया और उसने अमित को व्याख्यान के दौरान अपनी पुस्तक साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें अपनी पुस्तक आज मेरे साथ साझा करनी चाहिए क्योंकि मैंने कल अपना गृह का तुम्हारे साथ साझा किया था। ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार महेश का कथन डॉट डॉट अभिन्यास का प्रतिनिधित्व डॉट डॉट स्तर पर कर रहा है। ठीक है। यानी कि जो इसमें कहा जा रहा है कि एक महेश है जो पुस्तक लाना भूल गया और उसे अमित को व्याख्यान किया कि तुम अपनी पुस्तक आज मेरे साथ साझा करना क्योंकि मैंने तुम्हें अपना कल गृह कार्य दिया था, यानी कि तुम्हारे साथ मैंने कल गृह कार्य साझा किया था, तो इस वजह से तुम अपनी पुस्तक आज मुझे देना। ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला दंड और आज्ञा पालन उत्तर परंपरागत, विनिमय पूर्व परंपरागत। तीसरा है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की परंपरागत। और चौथा है अनुपालन या पूर्व परंपरागत। ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा ये है विनिमय पूर्व परंपरागत, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चा इसमें चीजों को आदान प्रदान करके सहमति बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है तो वो कोई चीज दूसरी चीज किसी लड़के से मांगना चाहेगा तो वो अपने पेन को देगा, उसके बदले दूसरी चीज को मांगेगा। ठीक है। तो इस प्रक्रिया से जो बच्चा होता है इसमें आदान प्रदान की चीजों को करके बच्चे संतुष्ट पाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर होगा विनिमय पूर्व परंपरागत अवस्था में होती है। ठीक है। यानी एक्सचेंज का मैटर होता है, कोई चीज दोगे तो हम तुमको देंगे, कोई चीज देना होगा तो हम तुमको करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होती है इस अवस्था में। तो इस प्रकार से दूसरा राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद अगला 14वां क्वेश्चन है।
एक शिक्षक के रूप में अमृता विभिन्न कार्यों का उपयोग करती है, जैसे कि चार्ट और ग्राफ बनाना, आरेखन आरेखन करना, जानकारी एकत्रित करना और उन्हें जोड़ी या समूह कार्य के माध्यम से प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ये विभेद निर्देशित करता है। किसे निर्देशित करता है? तो पहला है ऑप्शन, इसमें अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। ठीक है, दूसरा है केवल स्पष्ट सीखने वाले की मदद करता है, केवल स्पष्ट सीखने वाले की मदद करता है। तीसरा है एक मूल्यांकन के लिए छात्रों को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, और चौथा इसमें है कि कई बुद्धिमत्ता वाले शिक्षार्थियों को अच्छा प्रदर्शन करने और बेहतर सीखने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा, इसमें कहा क्या जा रहा है कि एक शिक्षिका के रूप में अमृता जो है विभिन्न कार्यों का उपयोग करती है, जैसे कि चार्ट और ग्राफ बनाना, आरेखन करना, जानकारी एकत्रित करना और उन्हें जोड़ी या समूह कार्य के माध्यम से प्रस्तुत करना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये ऑप्शन जो है चौथा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि कई बुद्धिमत्ता वाले शिक्षार्थियों को अच्छा प्रदर्शन करने और बेहतर सीखने में मदद होगा। यानी कि जो ये शिक्षक अमृता जो है वो कार्यों को उपयोग करती है, जैसे चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना, आरेखन करना, जानकारी एकत्र करना। तो इस प्रकार से जो शिक्षक चाहती है कि जो कई प्रकार के बुद्धि वाले जो भी बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ आ पाए और अच्छी तरीके से सीख पाए। अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो अलग अलग चीजें करने की कोशिश करते हैं वो बच्चों को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से ये चीजें कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है चौथा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि उनको बेहतर सीखने में मदद कराने के लिए अलग अलग तरीके का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है कि एक छात्र की सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यानी कि जो एक छात्र है वो सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत करता है ताकि वो प्रवेश परीक्षा पास कर सके। यह छात्र किस चीज से अभिप्रेरित है? यानी कि एक छात्र जो है सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वो प्रवेश परीक्षा में पास हो जाए। तो ये जो छात्र के अंदर जो अभिप्रेरित है वो किस प्रकार के अभिप्रेरित है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला है व्यक्तिगत रूप से, दूसरा है आंतरिक रूप से, तीसरा है बाह्य रूप से और चौथा है छात्रवृत्ति के रूप में। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा, कि जो बच्चा है कि जो सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहता है और कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि वो प्रवेश परीक्षा पास कर सके, ये बच्चे में आंतरिक रूप से अभिप्रेरण है। यानी कि बच्चे के अंदर से ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरण है कि उस चीज के लिए मेहनत कर रहा है, किसी चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहा है। ये उसके अंदर की आंतरिक अभिप्रेरणा है। उसको उसकी वजह से बालक अपने आप को मेहनत कर रहा है कि ताकि हम प्रवेश परीक्षा में अच्छी स्कूल में दाखिला या सरकारी स्कूल में दाखिला करा सकें। ठीक है, तो छात्र के अंदर आंतरिक अभिप्रेरण की क्षमता है। ठीक है, इस तरीके से 15वां का दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद अगला है 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है, कथन ए में कहा जा रहा है कि पूर्वी अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में संलग्न करती है। यानी कि जो पूर्वी है अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में संलग्न करती है, जोड़ती है उनको। ठीक है, और इसमें तर्क आर दिया गया है कि प्रत्येक बच्चों की योग्यता एवं क्षमताओं भिन्न भिन्न होती है। यानी जो प्रत्येक बच्चे होते हैं उनकी योग्यताएं एवं क्षमताएं भिन्न भिन्न होती है, इसलिए शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वो उनकी क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। पहला है ऑप्शन ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा है ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा है ए आर दोनों सत्य है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला, कि ए आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि पूर्वी अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न गतिविधियों में संलग्न करती है, और इसमें जो कारण दिया गया है कि प्रत्येक बच्चे योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार भिन्न होते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा का यह कर्तव्य होता है कि उनकी क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करें। ठीक है, तो ये जो दोनों बातें कही जा रही है, आर में जो बात कही जा रही है वो ए से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो है दोनों सही हैं और जो आर जो है वो ए की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि इसमें आर में जो बातें कही जा रही हैं वो ए में उससे संबंधित है। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों सही होंगे और सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हम अगला 17वां क्वेश्चन है कि 14 वर्ष के लड़के आर्यन को लगता है कि सभी उनकी शर्ट पर लगे सियाही को धब्बे पर ध्यान देंगे, जबकि उसकी 15 वर्ष की बहन सौम्या को एक पिंपल के साथ लगता है कि सभी लोग सोचेंगे कि उसकी त्वचा कितनी खराब है।
यह घटना किशोरों के अहम केंद्रवाद के किस घटना से संबंधित है? यानी कि जो एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक 14 वर्ष का जो आर्यन लड़का है, उसकी शर्ट पर स्याही लगा हुआ है और स्याही का धब्बा लगा हुआ है। तो वो सोच रहा है कि लोग उसको ध्यान देंगे, और एक जो उसकी बहन है जो 15 वर्ष की है, सौम्या, उसके चेहरे पर पिंपल है, और पिंपल की वजह से वो सोच रही है कि लोग सोचेंगे कि उसका त्वचा खराब है। तो ये किशोरावस्था में अहम केंद्रवाद में ये कौन सी घटना कहलाती है? ठीक है, तो पहला है काल्पनिक तर्क, ठीक है। दूसरा है निगनात्मक तर्क। तीसरा है व्यक्तिगत कल्पित कथा। और चौथा है काल्पनिक दर्शक, ठीक है। तो इसमें से जो ये इसका 17वां का राइट आंसर होगा वो है काल्पनिक दर्शक। यानी कि 14 वर्ष की जो अवस्था में जो लड़का आर्यन है, वो इस बात से चिंतित है कि हमारी शर्ट पे स्याही का धब्बा लगा हुआ है, उससे लोग क्या सोचेंगे। और जो 15 वर्ष की लड़की है सौम्या, उसके चेहरे पर पिंपल है, तो लोग उसको देख के उसके चेहरे को खराब बोलेंगे। ये अहम केंद्रवाद का घटना है जिसमें काल्पनिक दर्शक के रूप में बच्चे सोच रहे होते हैं, कि कल्पना कर रहे होते हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, करीब कोई मेरे बारे में क्या कहेगा। इन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा, काल्पनिक दर्शक, ठीक है। इसके बाद अगला 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है कि एक बच्चे के पास अपने पालतू जानवर के साथ अपने अनुभव के आधार पर कुत्ते का स्कीमा बना हुआ है। यानी कि एक बच्चे के पास जो है पालतू जानवर है, जो कि कुत्ता है, उसके कुत्ते का स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। फिर वह बागीचे में एक और कुत्ते को देखता है और वो जानवर को पहचानने में सक्षम होता है, ठीक है। यानी कि कुत्ते को देखकर उसको पहचान लेता है कि हाँ कुत्ता है, ठीक है। कथन में संज्ञानात्मक विकास की किस प्रक्रिया का प्रकाश डाला गया? ठीक है, यानी कि जो बच्चा है वो कुत्ता को देख रहा है और कुत्ता का स्कीमा बना हुआ है, और जब पार्क में जाता है या बगीचे में जाता है और कुत्ता को देखकर कुत्ता बोलता है, तो ये संज्ञानात्मक विकास की किस प्रक्रिया को बात की जा रही है? ठीक है, तो पहला इसमें है आत्मसात करना, दूसरा है समायोजन, तीसरा है स्कीमा, और चौथा है संतुलन, ठीक है। तो इसमें जो उसकी पहले जो स्कीमा बना हुआ है और उस स्कीमा का बना रहना और किसी दूसरे चीज को देखना, तो ये आत्मसातकरण कहलाता है। यानी कि वो कुत्ते का उसके अंदर स्कीमा बना हुआ है और कुत्तों को देख रहा है, तो उन चीजों को पहचान जा रहा है। लेकिन जब क्या होगा कि कोई चीज बदलाव होगी तो वो समायोजन कहलाती है, ठीक है। स्कीमा यानी कि जो पुरानी अवस्था में कोई चीज देख के उसको सोच रहा है, वो चीज दिखाई दे रही है, तो स्कीमा कहलाता है। और संतुलन क्या है कि जो चीजें बदल नहीं रही है, अभी देख रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो उसको संतुलन कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर आत्मसात करना होगा। यानी कि बच्चे में अभी आत्मसात की भावना है, यानी कि चीजों को देख के, जैसे मान लीजिए कुत्ते को देखा है, उससे कुत्ते का स्कीमा बना हुआ है और दूसरे कुत्ते को देख रहा है, तो वो उस कुत्ता ही बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर आत्मसातकरण होगा, ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन है कि व्याकरण का शिक्षक पहले अवधारणा का उदाहरण देता है, फिर नियम बताता है। उनके अनुसार शिक्षण की अगनात्मक विधि सबसे उपयुक्त विधि है। यानी कि एक व्याकरण का जो शिक्षक है, पहले अवधारणा को उदाहरण देता है, फिर नियम बताता है, और उनके अनुसार आगनात्मक विधि जो है सबसे उपयुक्त विधि है, ठीक है। और इसका कारण क्या दिया गया है कि शिक्षण की आगनात्मक विधि वह विधि होती है जिसमें पहले नियमों को बताया जाता है और फिर उदाहरणों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। यानी कि पहले में बोल रहा है, पहले में कथन जो है कि व्याकरण के जो शिक्षक है वो पहले अवधारणा को देते हैं, फिर उदाहरण देते हैं, फिर नियम बताते हैं। तो उनके अनुसार, शिक्षक के अनुसार आगनात्मक विधि है जो है सबसे उपयुक्त है, ठीक है। और उसमें जो कारण दिया गया है कि शिक्षक आगनात्मक विधि में क्या होता है कि पहले नियमों को बताया जाता है, फिर उदाहरण को बताया जाता है, ठीक है। इसके अनुसार जो है ये कथन गलत है, क्योंकि पहले आगनात्मक विधि में क्या होता है कि पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियमों को बतलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। दूसरा है ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है, लेकिन जो आर है गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है,
और चौथा है ए आर दोनों असत्य है। ठीक है, इस तरीके से जो तीसरा सही होगा कि व्याकरण का शिक्षक जो है पहले अवधारणा को उदाहरण देता है, फिर नियमों को बतलाता है। ठीक है, तो उनके अनुसार आगमनात्मक विधि सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा इसका कारण बताया जा रहा है, इसमें आगमनात्मक विधि में सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि नियम आता है, उसके बाद उदाहरण आता है। क्योंकि ये गलत है, पहले आगमनात्मक विधि में उदाहरण दिया जाता है, फिर नियमों को बतलाया जाता है। इस तरीके से जो है ये इसका कारण गलत हुआ, और क्वेश्चन में ये सत्य है लेकिन आ सत्य है। तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को चाहिए, यानी कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या चाहिए। ठीक है, तो पहला इसमें है कि विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए। ठीक बात है, कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरण की सुव्यवस्था कर पाए। ठीक है, तो इसमें ठीक कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वो अपने मनोभाव और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। ठीक है, इसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत चीज है, क्योंकि बच्चों को जब किसी चीज के लिए वर्गीकृत करेंगे तो उस तरीके से बच्चे सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उनको वर्गीकृत और नामांकित नहीं करना है, अलग छांट के अलग बच्चे को नहीं रखना है। ठीक है, ये गलत है। दूसरा है विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उनमें बहुपरिप्रेक्ष्य का निर्माण हो सके। ठीक है, चौथा है कक्षा में विविधता को अनदेखा करना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है, विविधता को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, यानी कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि पहला और जो तीसरा है उन चीजों का पालन करें। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अन्वेषी अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही है। यानी कि जो डिस्कवरी लर्निंग होती है, नीचे दिया गया जो कथन है इनमें से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि अवलोकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इस तरीके से जो है पहला भी सही है कि अवलोकन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, दूसरा है छात्र का चिंतन अभिसारी हो जाता है, तो इस तरीके से दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा है यह शिक्षक केंद्रित अधिगम को महत्व देता है। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि जो अन्वेषी अधिगम होता है वो शिष्य से संबंधित नहीं होता है, बालकों से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यह शिक्षा केंद्र अधिगम को महत्व नहीं देता है। ठीक है, और चौथा है अन्वेषी अधिगम में गतिविधियां, सामाजिक बातचीत और समूह चर्चा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये सही है, यानी कि पहला पहला दूसरा और चौथा ये चीजें सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा, कि अन्वेषी अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन है वो पहला, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, और तीसरा जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि ये शिक्षा केंद्रित नहीं होता है, बाल केंद्रित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका चौथा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि मानव विकास में अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका क्या होती है, नीचे दिए गए जो है ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला इसमें है ऑप्शन कि पर्यावरण के बिना अनुवांशिकता बेकार है, और अनुवांशिकता के बिना पर्यावरण का अर्थ कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पहला सही है, क्योंकि पर्यावरण के बिना अनुवांशिकता बेकार है, और अनुवांशिकता के बिना पर्यावरण का कुछ अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पहला सही है। दूसरा है अनुवांशिकता हमें विकास करने की अवसर देता है, और पर्यावरण हमें शारीरिक संरचना के प्रदान करता है। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि अनुवांशिकता जो है हमारी शरीर की संरचना को प्रदान करता है, और पर्यावरण जो है विकास की अवसर को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गलत होगा। ठीक है, तीसरा है वंशानुगत क्षमताओं का विकास पर्यावरण का विषय है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर दूसरा होगा, ए और सी दोनों सही है, और जो है 20 का गलत आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अनुवांशिकता जो है विकास को तय करता है, और पर्यावरण शरीर की संरचना को तय करता है। नहीं, तो अनुवांशिकता जो है शरीर की संरचना को तय करता है, और जो पर्यावरण है विकास की अवधारणा को तय करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका दूसरा राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में। ठीक है, इसके बाद अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, एनईपी 2020 यानी कि ईसीसीई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है पूर्व प्राथमिक विद्यालय में भाग 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु तक। दूसरा है आंगनबाड़ी को प्राथमिक विद्यालय के साथ सस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही है, यानी कि एनईपी 2020 में पूर्व प्राथमिक विद्यालय
3 से लेकर 6 वर्ष आयु तक होती हैं, और आंगनबाड़ी भी प्राथमिक विद्यालय के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, एक और दोनों सही है। ठीक है, इसके बाद अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि रश्मि अपनी कक्षा के छात्र के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। ठीक है, तो वो डैश डैश से प्रभावित है, यानी किससे प्रभावित है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देगा, पहला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास से, दूसरा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से, तीसरा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, और चौथा है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा कि रश्मि अपनी कक्षा में छात्रों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को उपयोग कर रही है, तो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत वो प्रभावित है, क्योंकि हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कई प्रकार की बुद्धि होती है, उन बुद्धियों से अलग अलग बच्चे जो होते हैं अलग अलग प्रकार के चीजों को करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक को लैंगिक समानता को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि जेंडर इक्वलिटी पे कैसे प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला है, उन्हें सचेत रूप से अपने आचरण की निगरानी करनी चाहिए। दूसरा है, उन्हें अपनी भाषा के उपयोग में लैंगिक पक्षपात से बचना चाहिए। ठीक है, ये भी बात सही है। तीसरा है, उन्हें केवल लड़कियों के लिए सफाई का कार्य सौंपने की प्रवृत्ति को बचाना चाहिए, यानी कि जेंडर इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए कि कोई भी भाषा जो हम पक्षपात वाली बात बोल रहे हैं उससे बचनी चाहिए। दूसरा, जो लड़कियों को हम केवल सफाई के लिए कार्य देते हैं उससे बचना चाहिए। लड़का लड़की सबको समान बराबर से उन कार्यों के लिए देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर होगा चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ठीक है, इसके बाद अगला 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संक्रियात्मक चरण की विशेषता है, यानी कि निम्नलिखित जो है औपचारिक संक्रियात्मक के कौन से चरण है। ठीक है, पहला है इसमें काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, दूसरा है अमूर्त चिंतन, तीसरा है संचालन पर काम करना, और चौथा है कारण और प्रभाव, और पांचवा है विलंब अनुभव। ठीक है, यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि जो औपचारिक संक्रियात्मक के चरण होते हैं वो कौन कौन से होता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो है काल्पनिक निर्णयात्मक तर्क होता है, दूसरा अमूर्त चिंतन होता है, और तीसरा संचालन पर काम करना। ठीक है, संचालन पर काम करना। ठीक है, ये तीनों ही औपचारिक संक्रियात्मक के चरण है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर आएगा वो है दूसरा, ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक के चरण में काल्पनिक निर्णय तर्क, अमूर्त चिंतन और संचालन पर काम करना, ये तीनों चीजें आती है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हुए प्रभावी शिक्षण रणनीतियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं आवश्यक है। ठीक है, तो पहला है बहुसंवेदी, दूसरा है प्रासंगिक, तीसरा है अन्वय, और चौथा है स्वयोगात्मक। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा, विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते समय बहुसंदेशी होनी चाहिए, दूसरा प्रासंगिक होना चाहिए, और तीसरा अन्वय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और चौथा स्वयोगात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा वो है तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, इन तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसके बाद हम अगला 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि सहकर्मी शिक्षण में संलग्न होने से दोनों छात्रों के लिए बेहतर सीखने का परिणाम हो सकता है। ठीक है, और कारण दिया गया है कि सहकर्मी शिक्षण के दौरान दूसरे को अवधारणा समझाने से अवधारणाओं की समझ को मजबूत करने में मदद मिलती है। ठीक है, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि सहकर्मी शिक्षण में जब हम दो बच्चों को छात्रों को शामिल करते हैं तो उन्हें सीखने के लिए बेहतर एक अवसर मिलता है। ठीक है, और जिसका कारण दिया गया है कि सहकर्मी शिक्षण के दौरान जो दूसरे की अवधारणाओं को समझने में, अवधारणाओं को बतलाने में उनको मदद मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें ऑप्शन पहला दिया गया कि ए आर दोनों गलत है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, और दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, और दोनों एक दूसरे का जो ए का अभिकथन है वो कारण ए आर जो है उसका सही व्याख्यान कर रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ये दूसरा सही हो, इसका राइट आंसर होगा। और हम आगे देख लेते हैं क्या कहता है, ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो इस तरीके से ये गलत है, क्योंकि आर जो है स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी कि इसमें सहकर्मी की बात हो रही है
और इसमें सहकर्मी की अवधारणाओं को समझाया जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो है इसका तीसरा जो इसका गलत होगा। और चौथे में कहा जा रहा है कि सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, तो आर असत्य नहीं है, आर भी सही है। तो इस तरीके से जो है दूसरा इसका राइट आंसर होगा कि सहकर्मी के माध्यम से बच्चे को जब संलग्न किया जाता है तो दोनों छात्रों के लिए समझने के लिए बेहतर होता है, और जो छात्र एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे के पहलू के अवधारणाओं को समझते हैं और उनका पक्ष मजबूत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 28वां का राइट आंसर दूसरा होगा। ठीक है, दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चा मानसिक रूप से एक ऐसी वस्तु का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता प्राप्त करता है जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी कि जो पूर्व बाल्य अवस्था में बच्चा जो है मानसिक रूप से ऐसी प्रतिनिधित्व करता है जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। ठीक है, वे लोगों को, पेड़ों को, कुत्तों को, घरों को आदि का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रारूप या आकृति बनाता है, यानी कि वो कुत्ते को, पेड़ को, घरों को आदि को प्रतिनिधित्व करने के लिए उसका आकृति बनाता है। ठीक है, तो बच्चों की इस क्षमता को डैश डैश के उद्भव को से संबंधित किया जा सकता है, यानी कि जो बच्चा एक चीजें कर रहा है किससे संबंधित किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला इसमें है प्रतीकात्मक विचार, दूसरा है पाठ, तीसरा है आक्रामक, चौथा है अवलोकन। ठीक है, तो इसका जो है इसका राइट आंसर होगा वो है प्रतीकात्मक विचार, यानी कि सिंबल थॉट उसके अंदर विकसित हो रही है। सिंबल को, चीजों को बना के, उसका प्रतीक बना के उन चीजों को समझने और उसको जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर होगा पहला, प्रत्यात्मक विचार उसके अंदर संबंधित उद्भव हो रही है। ठीक है, इसके बाद अंतिम 30वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के सामाजिकरण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी कि जो बच्चे की सोशलाइजेशन का पर्पज क्या है। ठीक है, तो पहला इसमें है ऑप्शन व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा है दृष्टिकोण, पसंद और विश्वास की विकसित करना। तीसरा है समूह मानकों और रीति रिवाजों की स्वीकृति को बढ़ावा देना। और चौथा है सामाजिक समूह द्वारा अपेक्षित कार्यों के स्वरूप को विकसित करना। ठीक है, यानी कि बच्चों के सामाजिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देना, दूसरा है दृष्टिकोण, पसंद और विश्वास विकसित करना, तीसरा है समूह मानकों रीति रिवाजों को स्वीकृति को बढ़ावा देना, चौथा है सामाजिक समूह द्वारा अपेक्षित कार्यों के स्वरूप को विकसित करना। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर होगा वो है चौथा, सामाजिक समूह द्वारा अपेक्षित कार्यों के स्वरूप को विकसित करना है। ठीक है, बच्चे के सामाजिकरण का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सीडीपी का मॉक टेस्ट दूसरा किया। इसमें हम नए नए क्वेश्चनों को देखे, इससे संबंधित क्वेश्चन हमको सीटी में देखने को मिल सकता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।